हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों सभी लोग जुड़ जाइए। जो लोग जुड़ चुके हैं वे दूसरों को भी बता दें, जो आपके दोस्त यार हैं उनको भी बता दीजिए कि भैया 9:30 बजे वाले बैच में बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। उनको बताइए कि अब आपको भी पढ़ना चाहिए। यदि आप नहीं पढ़ रहे थे, यदि आप नहीं आ पा रहे थे, आपको हिस्ट्री की क्लास में नहीं मज़ा आ रहा था, नहीं मज़ा आ रहे थे, तो आपको अब आना चाहिए। क्योंकि सर ने क्या कर दिया है, हिस्ट्री की क्लास यानी कि हिस्ट्री के MCQ 500 ऑफ करके 1200 MCQ का नया टारगेट ला दिया है। यानी कि अब एक नया बैच प्रारंभ हो रहा है आज से, कुरुक्षेत्र बैच। कौन सा बैच प्रारंभ हो रहा है? कुरुक्षेत्र और जीके जीएस का महासंग्राम। दोस्तों जीके जीएस का महासंग्राम। अब आप सभी लोग जुड़िए 9:30 बजे यानी कि 9:35 से आप सभी लोग जुड़िए। और यदि आप PCS की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं, देखिए यदि आप दरोगा बनने की वाकई में तैयारी कर रहे हैं, तो इस बैच को यानी कि इस टेस्ट सीरीज को आप भूलिएगा नहीं और स्किप मत करिएगा देखना और समझना, ठीक है। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि यदि आप SSC, रेलवे या टेट, सीटेट या CGL या रीड या यूपी टेट या सुपर टेट जैसे एग्जामों को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको इस टेस्ट सीरीज हमेशा फॉलो करना चाहिए जब तक 12 से MCQ का टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता है। इसमें ये मान के चलिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और यहाँ तक कि कंप्यूटर के क्वेश्चन, साइंस, सब कुछ इसमें रखा गया है। और इंटरनेशनल, नेशनल सब कुछ, सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो इसमें आपको ना मिले। और जो आप एग्ज़ाम जब देने जाएंगे, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और वहाँ आपके सहायता ना करें, ये 1200 MCQ का जो टारगेट है, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़िए और ज़बरदस्त दोस्तों को भी अपने जोड़िए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं जोड़िए। और फटाफट खुद कमेंट करिए और दूसरों को भी कमेंट करने के लिए बोलिए कि भैया आपको यदि क्वेश्चन आ रहा है तब भी करिए, नहीं आ रहा तब भी करिए। क्योंकि सर ने हमेशा बोला है कि जिसने गलती किया है वही आगे बढ़ा है, जो गलती नहीं करता है वो आगे नहीं बढ़ता है। क्योंकि गलती हमें सीख देती है, गलती हमें सीख देती है। तो चलिए आइए अब बात करते हैं, आज के पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा, जो हमारे नए छात्र जुड़ चुके हैं वे शेयर जरूर कर दें मेरे प्रिय साथियों, और सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को बताएं कि भैया आप भी जुड़िए और दूसरों को भी जोड़िए, ठीक है। कुरुक्षेत्र बैच आज से मैंने आपको बताया था कि आप अर्जुन बनने के लिए तैयार हो जाइए। मैं आपके साथ एक मार्गदर्शक के रूप में कृष्ण बनने के लिए तैयार हूँ। चलिए आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की चर्चा ना करते हुए सीधा आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आज आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इसमें मैं आपको ज़्यादा समय नहीं देने वाला हूँ, बहुत ही कम समय देने वाला हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना यानी कि UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1945, दूसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1944, तीसरा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1946 और चौथा ऑप्शन है 24 अक्टूबर 1950। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। साथ ही साथ शेयर जरूर करते चलिए मेरे दोस्तों, शेयर जरूर करते चलिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसके आंसर के बारे में आपको बता देता हूं। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945, जब द्वितीय विश्व युद्ध बना, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तब UNO का गठन किया गया था, ताकि इस तरह से अब दोबारा हमारे विश्व में यानी कि इस तरह के कोई युद्ध ना हो। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि PDF में भी मैंने परिवर्तन किया है। आप लोग बताइएगा कि आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं या नहीं, ठीक है। बहुत मेहनत करके बनाया हूँ मैं। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की। बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही उम्दा प्रश्न है। जल्दी से बताइए इसका आंसर। निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? आधिकारिक भाषा यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO की आधिकारिक लैंग्वेज नहीं है, नहीं ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। पहला ऑप्शन है जापानी, दूसरा है स्पेनिश और तीसरा है फ्रेंच, चौथा है अंग्रेजी। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करते चलिए, नहीं आ रहा है तब भी करिए, ठीक है। कम से कम आने लगेगा धीरे धीरे। चलिए इसका आंसर हो जाएगा जापानी। जापानी जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी फ्रेंच भी है, स्पेनिश भी है, अंग्रेजी भी है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की।
ठीक है, हर रोज एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। बस आप थोड़ा सा आज पहले दिन जुड़िए, दूसरे दिन आपको क्वेश्चन में और भी बहुत सारी चीजें परिवर्तन देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर किस नगर में बना था? संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर किस नगर में बना था? पहला ऑप्शन है सैन फ्रांसिस्को, दूसरा ऑप्शन है न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन है वाशिंगटन डीसी और चौथा ऑप्शन है पेंटागन। जल्दी से इसका आंसर करिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। जल्दी से फटाफट आंसर करते चलिए मेरे प्रिय साथियों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर बना था सैन फ्रांसिस्को नगर में क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर बना था। इसको याद करते चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। फटाफट आंसर करते चलिए, साथ ही साथ शेयर सब्सक्राइब लाइक तो करते चलिए, क्योंकि आज आप नहीं कहेंगे कि कैसे पीडीएफ है या कैसे एक तरीके से नोट्स है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ है। ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दिया है जो हमारे यहाँ ऑफलाइन छात्र पढ़ते हैं। हाँ, ऑनलाइन वालों के लिए भी मैंने ये सारी चीज़ें दे दिया। अगर आपको नहीं पता है तो आप जाइए यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब के प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सब देख कर आइए, आपको सारी चीज़ें सही मिलेंगी। चलिए इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दिवस कब होती है या कब मनाया जाता है? जल्दी से इसका आंसर करिए। अभी आपको याद होगा कि इसके पहले मैंने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी, जब यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको पता हो गया डेट के साथ। तो आप यहाँ बता दीजिए कि यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? एक मिनट, ठीक है, जल्दी से इसका बताइए आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर। ठीक है, एक मिनट आप लोग। चलिए आइए बात करते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन हमारा क्या चल रहा था? संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस कब यानी कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न क्या। अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन 1945 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? भारत का प्रतिनिधित्व रिप्रेजेंटेटिव या रिप्रेजेंटर कौन बना था? जल्दी से आप लोग बताइए। पहला ऑप्शन है श्री ए रामास्वामी मुद्रालियर, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जल्दी से इसका आंसर करिए, आपके पास मात्र समय है 5 सेकेंड। ठीक है, जल्दी से करिए मेरे प्रिय साथियों, आपका समय खत्म होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्री ए रामास्वामी मुद्रालियर ने क्या किया था कि संयुक्त राष्ट्र के सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का घोषणा पत्र 26 जून 1945 पर कितने राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था? 26 जून 1945 यानी जो 24 जून को एक तरीके से कहा जाता है कि 26 जून 1945 को कितने राष्ट्र के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर किया था? जल्दी से इसका आंसर बताइए। ठीक है, आपके पास मात्र 5 सेकंड है मेरे प्रिय साथियों, फटाफट आंसर करिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 50 यानी कि 50। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र 26 जून 1945 को कितने राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किया था? तो 50 राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किया था। यानी कि कहा जा सकता है जब इसका गठन हुआ था तब इतने देश क्या किए थे, एक तरीके से सिग्नेचर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में
वैश्विक मानचित्र के दोनों और जैतून की दो शाखाएं लिपटी हुई हैं और जैतून की दो शाखाएं किसका प्रतीक बताती हैं? पहला ऑप्शन है न्याय, दूसरा ऑप्शन है शक्ति, तीसरा ऑप्शन है शांति और चौथा ऑप्शन है समृद्धि। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से इसका आंसर करिए दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा शांति, इसका आंसर हो जाएगा शांति, यानी कि सी ऑप्शन इज राइट। शांति, शक्ति नहीं बल्कि शांति, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के 9वें प्रश्न के। 9वां प्रश्न कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का भारत कब सदस्य बना था? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का कब सदस्य बना था? पहला ऑप्शन है 1945, दूसरा ऑप्शन है 1947 और तीसरा ऑप्शन है 1948, चौथा ऑप्शन है 1950। जल्दी से इसका आंसर करिए। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? ठीक है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो जल्दी से इसका आंसर करिए। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, 1945 में जब इसकी स्थापना हुई थी तभी भारत इसका राष्ट्र सदस्य बन चुका था, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना था। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं, यानी कि जिन्हें वीटो पावर मिला हुआ है? ठीक है, जल्दी से इसको बताइए। अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? इसको भी आप लोग क्वेश्चन कमेंट करिए फटाफट। स्थायी सदस्य कितने हैं इसका भी आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 स्थायी सदस्य हैं। 5 स्थायी सदस्य हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, अब देखिए कुछ एक नया टॉपिक आ गया, यानी कि विज्ञान के टॉपिक आ गया। अब विज्ञान हम देखेंगे। चलिए, हाइग्रोमीटर नापने का यंत्र है। हाइग्रोमीटर नापने का यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता, वायु की आर्द्रता, जल का घनत्व और विद्युत धारा। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे प्रिय साथियों, फटाफट इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। और साथ ही साथ जितने छात्र जुड़ चुके हैं वे क्या करें? शेयर जरूर करते चलें, शेयर जरूर कर दें। चलिए, हाइग्रोमीटर मापने का यंत्र जो है वो ध्वनि की तीव्रता मापने का काम करता है। कौन? हाइग्रोमीटर। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। प्रकाश वर्ष द्वारा नापा जाता है, ठीक है, समय, दूरी, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य और प्रकाश की तीव्रता। इस बात को जल्दी से बताइए इसका आंसर फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। प्रकाश वर्ष मापा जाता है समय के लिए, दूरी के लिए, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तीव्रता के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे प्रिय साथियों, प्रकाश वर्ष इसलिए मापा जाता है, ठीक है, दूरी के लिए मापा जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है दूरी के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। एक नैनो सेकंड में होते हैं, एक नैनो सेकंड में कितने सेकंड होते हैं? 10 की पावर -6 सेकंड, 10 की पावर -9 सेकंड, 10 की पावर -3 सेकंड और 10 की पावर -9 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर करिए। और जो हमारे छात्र जुड़ गए हैं, ठीक है, वे शेयर जरूर कर दें, लाइक जरूर कर दें, कमेंट जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए शेयर जरूर करते चलें। साथ ही साथ लिंक वगैरह भी आप अपने व्हाट्सएप पर लगाइए। व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह आप स्टेटस पर लगाइए मेरे प्रिय साथियों। सपोर्ट करिए, क्योंकि आप जानते हो कि बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ती है। आपको नहीं पता मैं किस तरह से मेहनत करके आपको ये सारी चीज़ें कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो एक नैनो सेकंड में 10 की पावर -9 सेकंड होते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज के अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न कहता है कि एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं? एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर 2 मीटर, 10 की पावर 10 मीटर और 10 की पावर 1 मीटर। जल्दी से इसका आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। साथ ही साथ शेयर जरूर करते चलिए,
शेयर ज़रूर करते चलिए, सब्सक्राइब भी करते चलिए। जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं वे लोग ज़रूर बता दिया करें ताकि मैं उनका नेम दूसरे दिन ले सकूं। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 10 मीटर। एक एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं? 10 की पावर माइनस 10 मीटर होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन और चौथा ऑप्शन है जूल प्रति सेकंड। जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे दोस्तों, जल्दी से आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। जल्दी से इसका आंसर करिए, ठीक है, फटाफट आंसर करते चलिए। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो हमारे पुराने छात्र हमारा सपोर्ट कर रहे हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद करता हूं। त्वरण का मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने, केपलर ने, गैलीलियो साहब ने या कोपरनिकस ने? जल्दी से इसका आंसर बताइए, आपके पास मात्र 5 सेकंड है, आपका टाइम शुरू हो चुका है। जल्दी से आंसर करिए। तो दोस्तों आपका टाइम खत्म होता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा केपलर। तो ध्यान रखिएगा केपलर साहब ने ग्रहों की गति के नियम को या ग्रहों की गति के सिद्धांत को दिया था। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ग्रह का वेग कैसे रहता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, और ग्रहों का वेग कैसे रहता है या ग्रह का वेग कितना होता है? क्या नियत रहता है? क्या अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप में आ जाता है ग्रह? क्या अधिकतम होता है और जब ग्रह सूर्य के दूर चला जाता है, या कुछ भी नहीं कहा जा सकता है? जल्दी से इसका आंसर करिए। मुझे लगता है कि मेरे सारे छात्र इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या है, एक लॉजिकली सोचना है। इस तरह के प्रश्न में हमें लॉजिक थोड़ा लगाना चाहिए और लॉजिक लगा के हमें आंसर करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम हो जाता है सूर्य की ओर चक्कर लगाते समय क्या होता है, जब ग्रह जो होते हैं सूर्य के समीप आ जाते हैं, जब ग्रह सूर्य के समीप आते हैं या सूर्य के समीप आ जाते हैं तो उनका जो वेग हो जाता है वो अधिकतम हो जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए जल्दी से आप लोग जाइएगा नहीं कहीं, बस 2-4 मिनट और वेट करिए, बहुत जल्दी इस क्लास को हम समाप्त करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप कहेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको दे रहा हूँ कि नहीं, आप लोग इसमें फीडबैक देना चाहते हैं तो आप बताइएगा क्या आपको क्लास अच्छी लगी कि नहीं आज की क्लास, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान व भार में अंतर है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार जो होता है स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, या दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं? जल्दी से इसका आंसर करिए फटाफट मेरे दोस्तों, करते चलिए। और जो लोग नए जुड़ते जा रहे हैं वे क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। मैं आप लोगों को तहे दिल से शशि जीएस एकेडमी से जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं या धन्यवाद कर देता हूं। तो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीयता होते हैं, भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। चलिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही उम्दा प्रश्न है कि लिफ्ट में व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब नियत वेग से ऊपर जाती है लिफ्ट। फिर दूसरा ऑप्शन नीचे की ओर त्वरित होती है। फिर तीसरा ऑप्शन कहता है नियत वेग से नीचे की ओर जाती है। और चौथा ऑप्शन कहता है ऊपर की ओर त्वरित होती है। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट करिए मेरे दोस्तों। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। मुझे लगता है कि आप सभी लोग कर रहे होंगे, ठीक है, शेयर जरूर कर रहे होंगे और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे, कमेंट जरूर करते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा लिफ्ट में खड़ा हुआ व्यक्ति का भार उसके वास्तविक भार से अधिक हो जाता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है। जब लिफ्ट जो होती है ऊपर की ओर त्वरित होती है यानी जाती है, तो व्यक्ति का भार जो होता है वास्तविक भार से अधिक हो जाता है, जितना रहता है उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा से हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यानी अगले प्रश्न की बात करें तो यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो पहला ऑप्शन है संवेग दुगना हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन है गतिज
गतिज ऊर्जा की ओर उठ जाती है। और तीसरा ऑप्शन है क्या दोनों सही हैं, क्या दोनों गलत हैं? इसका आंसर करिए मेरे छात्रों, फटाफट करते चलिए मेरे दोस्तों। मुझे लगता है कि मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे जो छात्र हैं वे लगातार हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, लगातार दूसरों को भी शेयर कर रहे हैं, लगातार दूसरों को बताते चल रहे हैं कि अगर आपको पढ़ना है और अपने जीवन में सफल होना है तो आपको भी शशि जीएस एकेडमी से जुड़ना चाहिए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? संवेग भी दुगना हो जाएगा और गतिज ऊर्जा भी उड़ जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बस 5 मिनट और वेट करिए, 5 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे सारे, ठीक है। पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि थकान के कारण, वेग अधिक होने के कारण, स्थायित्व बढ़ाने के कारण या धार्मिक मान्यताओं के कारण। जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट आंसर करिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर दोस्तों, जल्दी से करिए, जल्दी से फटाफट करिए, ठीक है। और इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, स्थायित्व बढ़ाने के लिए पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसलिए कि स्थायित्व बढ़ जाए, यानी कि वो थोड़ा से अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होती है? थोड़ी ऊपर उठ जाती है या थोड़ी डूब जाती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या ऊपर उठना या डूबना नाव के पदार्थ पर निर्भर करता है। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से करिए, मात्र आपके पास 5 मिनट है, मतलब 5 मिनट ही है कि क्लास की, और मात्र आपके पास 5 सेकंड है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। देखिए जैसे ही नाव क्या होती है, नदी से नाव समुद्र में प्रवेश करेगी तो नाव क्या हो जाएगी? थोड़ा से ऊपर उठ जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, बस 2-3 प्रश्न और है। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, आपके जीके में एक तरीके से आपकी मजबूती आपको दे रहा है। तो ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? सॉरी फॉर दैट दोस्तों, पहला ऑप्शन है 1 प्रति सेकेंड, ठीक है, 1 मिनट 5 सेकेंड, या 1 मिनट, सॉरी 1/5 मिनट, 1/5 सेकेंड, 1/10 सेकेंड, 1/20 सेकेंड, 1/2 सेकेंड। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए। ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? यानी कि कहा जा सकता है कि 1/10 सेकेंड तक हमारे कान में ध्वनि का प्रभाव रहता है, अगर कोई ध्वनि हमारे कान में आती है तो, ठीक है। आज आप कुछ लोगों को पहली बार यह जानकारी मिल रही होगी, और जितने लोगों को यह जानकारी पहली बार मिल रही है वे लोग कमेंट भी कर दें कि हाँ सर यह जानकारी हमें पहली बार मिल रही है। निम्न में से, बस लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? जल, मिट्टी का तेल, अल्कोहल, तांबा। जल्दी से इसका आंसर करिए। निम्न में से सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? जल में होती है, मिट्टी के तेल में होती है, अल्कोहल में होती है, या तांबा में? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे साथियों, जल में क्या होता है? सबसे अधिक यानी विशिष्ट ऊष्मा होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, आज के लास्ट क्वेश्चन पे कहा जा रहा है कि 1922 में किस व्यक्ति ने मांग की थी कि भारत की जनता स्वयं अपने भविष्य का निर्धारण करेगी? ठीक है, तो इसका आंसर भी मैंने आपके सामने रख दिया है, तो महात्मा गांधी, ठीक है, मैं भूल गया था ऑप्शन, ठीक है, ये देखिए पहले ऑप्शन हो गया, फिर पहले आंसर हो गया, फिर ऑप्शन हो गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और भी कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और भी है, 1-2 क्वेश्चन और भी है, चलिए देख लीजिए। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन ना बुलाया जाना चाहिए, यानी नहीं बुलाया जाना चाहिए? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से इसका आंसर करिए मेरे दोस्तों, ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कितना है यार, 4 और प्रश्न है।
कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? 1922, 1929, 1936, 1934। तो इसका आंसर हो जाएगा 1936। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात कर लेते हैं कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा रेगनर नरकश ने इस बात को कहा था। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी लोगों को जीके जीएस का महासंग्राम बैच कैसे लगा, यानी कि हमारा कुरुक्षेत्र बैच कैसे लगा, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आफ्टर क्लास के बाद साथ ही साथ अपने सभी छात्र अपने दोस्तों को बताइए, यानी कि सभी दोस्तों को बताइए कि आप भी शशि जीएस एकेडमी से जुड़िए, आपका भी जीवन सफल हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, कल मिलते हैं अपने समय पर। थैंक यू सो मच, जय हिंद।